दोस्तों, भाग 4 में आपने देखा था कि नीरव के पिताजी ने नीरव की तरफ देखते हुए अपनी बहू वृंदा ऐसे यह कहा कि नीरव बस रिवाज के लिए चादर ओढ़ा देगा, तब तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार मिल जाएगा। और अब देखेंगे आगे। नीरव तुम्हें बस रिवाज के लिए चादर ओढ़ा देगा, तब तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार मिल जाएगा। तुम पर उसे अपनाने की जबरदस्ती नहीं होगी, ना नीरव पर होगी, पर उससे ये होगा कि तुम यहाँ रह सकती हो। बाऊजी ये सब नीरव की तरफ देखकर कह रहे थे ताकि वह भी सुन ले। अप्रत्यक्ष तौर पर वे उसे जताना चाहते थे कि वृंदा को उसके चादर डालने से ऐतराज नहीं और दोनों पर कोई जबरदस्ती भी नहीं की जाएगी। नीरव ने बाऊजी की तरफ सवालिया नजर से देखा तो उन्होंने कातर नजरें उस पर टिकाई, तो अब वो वापस मुड़ गया और अपने कमरे में आ गया। वह बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसे भी समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत। अगर बाऊजी की बात मान वृंदा को चादर डाल दी तो पहलवान जी उसे अखाड़े में स्वीकार नहीं करेंगे और उसे अखाड़ा छोड़ना पड़ेगा। उसने अब तक जो सीखा है सब कुछ पहलवान जी से ही सीखा है। अब जबकि उसका एशियाड गेम को सिर्फ कुछ महीने रह गए हैं और वो गोल्ड मेडल का प्रबल दावेदार है, वो कैसे अखाड़ा जाना छोड़ प्रैक्टिस छोड़ सकता है। पर वृंदा, उसका क्या? वो दूसरे घर चली गई और वहाँ जाकर उसने सच में आत्महत्या कर ली तो बाऊजी उसका दोषी उसे ही मानेंगे। पहले ही वो भैया के जाने से बीमार और कमजोर हो गए हैं, दो सदमे शायद ना सह पाए। क्या करे? वो बहुत दुविधा में है। खुद के हालात पर बहुत गुस्सा आ रहा था तो जोर का हाथ दीवार पर मारा तो पूरी दीवार हिल गई और अब निराश हो बैठ गया। देखा तो दरवाजे पर बाऊजी खड़े थे। वो तो जैसे पूरा निश्चय करके आए थे, कल तुझे ही वृंदा को चादर डालनी है। उन्होंने आवाज गंभीर कर अपना फैसला सुना दिया। पर पापा, मैं कैसे? ये मेरा आखिरी फैसला है, तुझे मंजूर हो या ना हो, तुझे ये करना ही है। मेरी इच्छा समझ या आदेश। पापा, मेरी पहलवानी छूट जाएगी। नहीं छूटेगी। तू शहर चला जाना अकेडमी में। अकेडमी क्या पहलवान जी की जगह ले सकती है? सब हो जाएगा। और खेल किसी की जिंदगी से बड़ा है क्या? ये वृंदा की जिंदगी का सवाल है। पापा, आप समझ नहीं रहे। वो कभी मुझे नहीं अपना पाएगी और मैं भी किसी स्त्री के साथ कैसे रह सकता हूँ। तुम दोनों पर फिलहाल कोई जबरदस्ती नहीं होगी, क्योंकि अभी वृंदा भी इतनी जल्दी किसी को नहीं अपनाएगी। तू तो ये बात समझ सकता है, पर क्या नितिन समझेगा? उसने वृंदा पर जबरदस्ती हक जताने की कोशिश की तो वो सच में आत्महत्या कर लेगी। फिर क्या मेरे बूले कंधे इस गुनाह के बोझ को उठा पाएंगे? मुझे तुझ पर तो विश्वास है कि तू वृंदा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, पर नितिन पर विश्वास नहीं। इसलिए ये मेरा अंतिम निर्णय है जिस पर मैं अडिग हूँ। पापा, मैं कैसे ये सब कर पाऊंगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तू कुछ दिन बाद शहर जाकर अकेडमी ज्वाइन कर अपनी आगे की प्रतियोगिता की तैयारी कर लेना। तब तक बहू को भी समय मिल जाएगा इस सदमे से बाहर आने और इस हालात को स्वीकार करने में। फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैं कभी मन से उसे ना अपना पाया या वो मुझे ना अपना पाई तो तब क्या होगा? क्या हम दोनों जीवन भर ऐसे ही घुट घुट कर नहीं जीते रहेंगे? ऐसे हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक होगा और अभी तो तू इसको रस्म की तरह निभा ले। अभी तुझे कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इतना नहीं कर सकता तू मेरे लिए? दो बोझ सीने पर नहीं सपाऊंगा। बोल डालेगा चादर? वे याचक की तरह उसकी तरफ देखने लगे। नीरव कुछ नहीं बोला, खामोश हो गया। तो बाऊजी भी कमरे से बाहर चले गए। उस रात कोई भी नहीं सो पाया, ना बाऊजी, ना नीरव और ना वृंदा। एक रात उन पर वो भारी थी जिस दिन पंकज का एक्सीडेंट हुआ, और एक ये रात क्योंकि कल उन सब की जिंदगी बदलने वाली थी। खासकर वृंदा और नीरव का रिश्ता जो पूरी तरह बदल जाएगा। सुबह हुई तो वृंदा के माता पिता और बुआ भी आ गई और कुछ देर बाद चाचा के परिवार वाले भी आ गए। वृंदा ने एक बार पुनः माता पिता के सामने रोकर धोकर इस रस्म को रुकवाने की गुहार की, पर बाकी सबकी तरह उनका भी दिल न पसीजा और वृंदा को ही नादान कहकर समझाने लगे। जब वृंदा ज्यादा रोने लगी तो माँ ने अपनी सौगंध दे उसे चुप कराकर चुपचाप सब रस्में निभाने को कहा। तो वृंदा भी ये दर्द का घूंट पीने मजबूर हो गई।
वृंदा को बुआ और मासी गांव के मंदिर में बने पवित्र तालाब में स्नान कराने ले गई। वहाँ पर वृंदा ने स्नान किया, बाल धोए और अपने शरीर पर धारण किए सफेद वस्त्र त्याग कर फिर से रंगीन साड़ी पहन ली और अब वे उसे घर ले आई। अब हाथों में कांच की चूड़ियाँ और चुन्नी चढ़ाकर ये रस्म होनी थी, तो वृंदा को बिठा दिया गया। बाऊजी बोले, मैं चाहता हूँ वृंदा इसी घर में रहे, इसलिए नितिन के बजाय नीरव ही चुन्नी चढ़ाएगा ताकि बहू इसी घर में रह सके। उनके ऐसे कहते ही सब उन्हें हैरानी से देखने लगे, क्योंकि यहाँ तो नितिन चुन्नी चढ़ाने आया हुआ है। उन्होंने नीरव की तरफ देखा, पर वह तो अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था। नीरव, आओ तुम ये रस्म पूरी करो। सब उसकी तरफ देखने लगे। भारी कदमों से नीरव आया और वृंदा के साथ बैठ गया। वृंदा के लिए अभी ये सभी रस्में बेमानी है, जिन्हें वह बेमन से पूरा कर रही थी। हाँ, नीरव के उसके पास बैठने से थोड़ी सी राहत ये है कि उसे अब ये घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, और बाऊजी ने भी तो उसे आश्वासन दिया है कि उस पर नीरव को अपनाने की जबरदस्ती नहीं होगी। पर एक बार ये रस्म हो गई तो समाज की नजरों में उस पर नीरव का हक हो जाएगा, जिसे समाज की तरह वो खुद भी नहीं नकार पाएगी। जितनी कसम कसे वृंदा गुजर रही है, उससे कहीं अधिक नीरव के लिए ये रस्में निभानी भारी हो रही है। बेमन से वह भी सब रस्में निभाने मजबूर है। लाल रंग की गोटेदार चुन्नी उसे दे दी गई, जो उसने वृंदा को ओढ़ा दी। पिछले कई सालों से जो वो व्रत करता आ रहा था, जब वो पूरा होने वाला था, उससे पहले वृंदा को चुन्नी चढ़ाते ही वह टूट गया। अब वो उसके हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ और मांग में सिंदूर भी भर देता है, तो वृंदा के आँखों से आंसू धार बन बह निकले। वृंदा की सूनी मांग में सिंदूर तो सज गया, पर उसकी बेरंग जिंदगी और बिखरे सपने में क्या नीरव रंग भर पाएगा, क्योंकि यह करने उसे ना बल्कि खुद को वृंदा के सामने साबित करना है। वृंदा की नजरों और मन में पंकज की जगह भी लेनी है, जो वो दे या ना दे भविष्य की बात है, पर खुद नीरव इस अनचाहे और मजबूरी के रिश्ते में बंधने के बाद इसे निभा पाएगा। बड़ा ही अजीब बंधन जुड़ा है ये, जिसमें आगे क्या होगा इन दोनों की तरह बाऊजी भी अनिश्चित हैं। उनके एक फैसले से वे नीरव के गुनाहगार तो बन ही रहे हैं, पर अगर कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे को राजी खुशी अपना लिया तब तो कोई बात नहीं, पर अगर नीरव ने वृंदा को और वृंदा ने नीरव को मन से ना अपनाया तो क्या होगा। वृंदा के आँखों के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। वो सबके सामने रो सकती है, पर सपना और व्रत दोनों तो नीरव का भी टूट गया है, तो वह भी मन में आंसू बहाने के सिवा फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। 2 महीने पहले ही तो ये सब रस्में वृंदा ने निभाई थी, और अब फिर से वही सब दोहराया जा रहा है। पर जो भी था रस्म निभा दी गई। सबने उन दोनों को आशीर्वाद भी दे दिया। रस्में निपटने के बाद वृंदा के माँ पापा वापस घर चले गए। चाचा जी लोग और बुआ जी आज यही रुकने वाले थे। रात के खाने के बाद सभी सोने की तैयारी करने लगे, तो वृंदा अपने कमरे में सोने जाने लगी तो बुआ ने टोक दिया, बहू। जी बुआ, अब तुम्हारा कमरा ये नहीं वो है। उन्होंने नीरव के कमरे की तरफ इशारा किया तो वृंदा की घबराहट के मारे झुरझुरी छूट गई। बाऊजी ने तो कहा था कि उस पर नीरव को अपनाने की जबरदस्ती नहीं होगी, तो बुआ उसे नीरव के कमरे में क्यों भेज रही है, सोचकर ही उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। पर बुआ, मैं अभी सहज नहीं हूँ। बाऊजी ने तो कहा था मुझे ऐसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ रिवाज के लिए होगा। वह अपने चेहरे और मन में चढ़ रहे डर को दबाकर माथे के पसीने को साफ करती धीमे से बोली, रिवाज के लिए तो था, पर अब नीरव से क्या झिझक। वही तेरा सुख दुख का साथी, और पंकज की जगह है तो उसी के कमरे में रहोगी। यहाँ इस खाली कमरे में सिर्फ पंकज की यादें हैं, जो तेरा बिता हुआ कल है। वो तुझे सिर्फ आंसू और तकलीफ देंगे, पर वो तेरा आज और आने वाला कल है, जो तुझे प्यार और साहस देगा, ताकि तू अपनी सूनी हुई जिंदगी को फिर से हरा भरा कर सके। नहीं बुआ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अभी तो पंकज जी को गए महीना भी नहीं हुआ, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। वृंदा ने बुआ से अपना विरोध जताया। बहू, मासी की गुस्से वाली आवाज गूंजी। उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी, तो वह भी वहाँ आ गई। जो बोला गया है वो करो। घर की बहू बड़ों से जुबान लड़ाती और बहस करती अच्छी नहीं लगती। जैसे सब रस्में होती हैं, ये भी रस्म है,
आज रात तुम वहीं सोओगी। तुम्हारी किस्मत का दोष था कि पंकज को कहकर उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। वो जा चुका। अब जितनी जल्दी उसको भूलेगी, नीरव को अपनाने में आसानी होगी, क्योंकि अब तुम पर, तुम्हारे मन और ख्यालों पर भी उसी का अधिकार है। वृंदा की आवाज हलक में ही अटक कर रह गई। कुछ बोल नहीं पाई तो चुप हो गई। वे उसको नीरव के कमरे में छोड़ आई। वो तो इस कमरे में सफाई करने भी डर कर आती थी, वो भी तब जब नीरव नहीं होता था। और अब कैसे वो उसके साथ इस कमरे में रहेगी? वो पहले ही छोटी सी गलती होने पर उस पर इतना गुस्सा निकालता था। एक दिन उसकी वजह से अखाड़े का नियम भंग हुआ तो उसने उसे कितना डांटा था, और अब तो उसकी वजह से उसका व्रत ही टूट गया है। पहलवानी ही छूट जाएगी, उसका सपना टूट जाएगा, और वह इसका गुनहगार भी उसे ही मानेगा। वो उस पर ना जाने कितना गुस्सा करेगा, क्या कहेगा। बाऊजी ने उन्हें भी मजबूर किया है इस रिश्ते में बंधने के लिए। मेरी बुरी किस्मत की वजह से उनका सपना भी टूट गया। वह धीरे धीरे चलती आई और बेड के पास खड़ी हो गई, क्योंकि इस पर बैठने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। नीरव उसे अपनी चीजों को भी छूने से मना करता था, और अब उसके बेड में वो उसके साथ कैसे सो सकती है? और नीरव है तो मर्द ही। कहीं रात में उसकी नीयत डोल गई तो उसने जबरदस्ती अपना हक मांगा तो वो क्या करेगी? उसे बहुत रोना आ रहा था। बाऊजी ने तो कहा था कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी, फिर उसे क्यों यहाँ जबरदस्ती भेजा गया है? एक कमरे में रहकर ये कैसे संभव हो पाएगा? उसे समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसे ही खड़ी रही। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आहट हुई। नीरव दरवाजे पर था, और अब वृंदा की सांसें हलक में अटक कर रह गई। वो बहुत घबरा गई है। बाऊजी ने तो कहा था कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी, फिर उसे क्यों यहाँ जबरदस्ती भेजा गया है? एक कमरे में रहकर ये कैसे संभव हो पाएगा? उसे समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसे ही खड़ी रही। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आहट हुई। नीरव दरवाजे पर था, और अब वृंदा की सांसें हलक में अटक कर रह गई। वो बहुत घबरा गई है। नीरव को भी नहीं पता था कि वृंदा उसके कमरे में है। वो अंदर आया। वृंदा को वहाँ खड़ा देखा तो चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बाऊजी ने तो कहा था उस पर जबरदस्ती नहीं होगी, तो अब इसको इस कमरे में क्यों भेज दिया? उसे बाऊजी पर भी गुस्सा आने लगा। खुद को ठगा महसूस कर रहा था। उसे तो यही कहा गया कि ये सिर्फ रिवाज के लिए होगा। वो बिना कुछ बोले उल्टे पाव लौट गया और बाऊजी के पास आ गया। पापा, वह गुस्से से भरी आवाज में बोला। उसे वापस लौटा देख बाऊजी समझ गए थे कि वो क्यों वापस आया है इतनी जल्दी। किसी स्त्री के सान्निध्य को पसंद नहीं करेगा, उन्हें ही कुछ उपाय करना पड़ेगा ताकि उसे वो अच्छी लगने लगे, और वह उसे अपना ले, पर जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते। कहीं इस चक्कर में मामला ही ना बिगड़ जाए, तो अभी थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी ताकि उसे ये ना लगे कि उसे बलि का बकरा बनाया गया है। क्या हुआ? वे उससे बोले, वो मेरे कमरे में क्या कर रही है? रिवाज है। आपने तो कहा था मुझ पर जबरदस्ती नहीं होगी। आप पर विश्वास कर आपका मन रखने मैंने उसे चादर डाल रस्म निभा दी ताकि वो इसी घर में रह सके, पर अब इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। तो क्यों उसे मेरे कमरे में भेजा गया है? ये तो मुझे पता है, तुझे पता है, और वृंदा को पता है कि हमने ये सब क्यों किया, पर बाकी लोगों को तो नहीं पता। आज सब लोग हैं, उनको तो नहीं बता सकते कि हमने क्या सोचकर चादर डाली है, और जो भी सोचकर किया हो, आज तो वृंदा को वही सोना पड़ेगा। मैं उसके साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। तू ऐसे कर, चटाई बिछाकर नीचे सो जाना। अच्छा, मैं जमीन पर सोऊंगा और वो मेरे बिस्तर में सोएगी। तो क्या हुआ? तेरा तो मजबूत शरीर है, कहीं भी सो जाएगा, पर वो तो स्त्री है, नाजुक है। तुझे इस बात को समझना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं समझूंगा, ना मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखना। ठीक है, उसे कह देना वो चटाई में सो जाएगी, तू पलंग पर सो जाना। बस आज की बात है, कल सब लोग चले जाएंगे, फिर जैसे पहले था वैसे ही रह लेना। पक्का ना? कल से वो मेरे कमरे में तो नहीं आएगी। नहीं, वो बेचारी खुद ही घबरा रखी होगी। तेरी मासी ने डांट डपट कर उसे वहाँ भेजा है, वो तो वहाँ आ भी नहीं रही थी। तो तू उसको कुछ मत बोलना, ना उसको डांटना, अपना दिमाग शांत रखना। वो भी तो बेचारी दुखी है, कहीं अपना गुस्सा उस पर निकाले। पहले की बात और थी, तू उस पर गुस्सा कर देता था तो कोई बात नहीं थी, पर अभी उसकी हालत कैसी है
उसको समझ। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मेरी अपनी ही लगी पड़ी है, मैं किसी को क्या बोलूं। वह निराश हो बोला तो बाऊजी ने उसे समझा बुझाकर भेजा तो वो कमरे में वापस आ गया। वृंदा की तरफ देखा, वो अभी भी खड़ी थी। उसने दरवाजा बंद किया तो वृंदा की दिल की धड़कनें मानो रुक गईं। डर के मारे सूखे पत्ते सी कांपने लगी। उसे लगा था नीरव चला गया, वो इस कमरे में आएगा ही नहीं या उसे वापस भेज देगा। पर उसके दरवाजा बंद करते ही वो घबरा गई। वो आया और तकिया उठाकर चटाई जमीन पर बिछा दी। ना उसने वृंदा से कुछ कहा, ना कुछ पूछा और ना उसकी तरफ देखा। चटाई में लेट गया। वृंदा उससे कहना चाहती थी कि वो बेड में सो जाए, वह नीचे सो जाएगी, पर उसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ना वो उसके बिस्तर में सोने की हिम्मत कर पाई। पर खड़ी भी कितनी देर रहती, पैर दुखने लगे। जब देखा नीरव सो गया तो वो भी बिस्तर में लेट गई। पर उसे घबराहट के मारे नींद नहीं आ रही थी। उसके साथ तो वो हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। पंकज को अपनाना उसके लिए आसान था क्योंकि तब मन कोरा था, पर अब किसी और को अपनाना मजबूरी। पंकज था भी कितना समझदार, बिना बोले ही सब समझ जाता था। उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। सोते समय तो हर बार ही आती है। पहले जब भी उसे उसकी याद आती थी उसी समय उसको कॉल लगा देती थी, और वह भी जब तक वो सो नहीं जाती थी। उससे बातें करता रहता था, इसलिए उसके शहर चले जाने के बाद भी उसे महसूस नहीं हुआ कि पंकज उससे दूर है, पर अब तो इतनी दूर चला गया कि कभी आवाज भी नहीं सुन पाएगी। सोचते आँखों से आंसू बिस्तर पर टपकने लगे। जब ज्यादा ही रोना आने लगा तो मुंह बंद कर लिया, कहीं उसकी रोने की आवाज सुन नीरव ना उठ जाए। वो ऐसी ही ना जाने कब तक रोती रही, कब नींद आई पता नहीं। सुबह नींद बाहर होती खटरपटर की आवाज से खुली। अब तो सुबह उठने की पहले जैसे टेंशन भी नहीं होती, ना सुबह होने की टेंशन ना रात होने की खुशी। देखा तो नीरव भी कमरे में नहीं था, चटाई उठाकर चला गया। वह भी उठकर बाहर आई तो देखा आज नीरव बाहर ही बैठा था। अजीब लगा, इस समय वो कभी घर पर नहीं होता था। लगता है आज अखाड़े नहीं गया। इतने दिन वह यहाँ रही, पहली बार था कि नीरव अखाड़े नहीं गया। बाकी सबकी तरह उसे भी अजीब लग रहा था, पर क्या करे, नीरव की गुनाहगार भी बन गई है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, नीरव कमरे में आ गया और वहाँ की चादर उठाकर बदल दी। वो कभी कमल तक को अपने बिस्तर में नहीं सोने देता था। उसमें कोई स्त्री सोकर गई थी। उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इतने सालों से किए ब्रह्मचर्य व्रत के कारण उसे स्त्रियों से दूरी बनाने की इतनी आदत हो गई थी कि स्त्रियों से चिढ़ होने लगी। इसलिए वृंदा का उसके बिस्तर में सोना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक उसने चादर बदल नहीं दी उसे चैन नहीं आया। अब वो मासी के जाने का इंतजार करने लगा। अगर मासी आज भी यहाँ रही तो रात में वृंदा को फिर उसके कमरे में भेज देगी, और वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना वह रोज रोज जमीन पर सो सकता। इसलिए मासी से पूछता है, मासी आप लोगों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ आता हो? अरे नीरव बेटा, जाने का मन तो नहीं, सोच रही थी 1-2 दिन और रुक जाती, पर क्या मासी, तेरे चाचा जिद कर रहे हैं तो जाना पड़ेगा। अरे हाँ मासी, तैयार हो जाओ वरना चाचा जी नाराज हो जाएंगे। वो जल्दी से बोला ताकि मासी अपना इरादा न बदल दे। चलो बुआ, आपको भी साथ ही रेलवे स्टेशन छोड़ देता हूँ, भैया को पूछ लेती हूँ, वो कहेंगे तो 1-2 दिन रुक जाऊंगी। बुआ के रुकने के इरादे को जान वो तपाक से बोला, नहीं नहीं बुआ, आप जाओ, आपको अपना घर भी संभालना है, यहाँ हम संभाल लेंगे। ठीक है, पर अब तू ही जिम्मेदार है इस घर का। अपने पापा, छोटे भाई और बहू की जिम्मेदारी भी तुझ पर ही है, इसलिए अब थोड़ा शांत रहना सीख लें और घर को भी संभाल। बुआ ने समझाने की गरज से कहा, ठीक है बुआ, मैं कर लूंगा, कहकर उसने उन सबको विदा किया और चैन की सांस ली। अब वो कमरे में आया और अपने बिस्तर में लेट गया, पर उसे बेचैनी हो रही थी। उसमें चादर बदल दी पर फिर उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। शायद वृंदा से भी मुश्किल उसके लिए वृंदा को अपनाना होने वाला है। कहा वह स्त्री से साये से बचने वाला अपना पाएगा वृंदा को, और एक पति की तरह फर्ज निभा पाएगा कि नहीं यह तो समय बताएगा। पर अभी तो उसके लिए मुश्किल ही है। चाची और बुआ के जाने से अब वृंदा ने भी चैन की सांस ली, वरना उसे भी डर था कि वे लोग यहाँ रहें तो उसे फिर से नीरव के कमरे में सोना पड़ेगा।
कल तो कुछ नहीं बोला पर रोज रोज तो लिहाज नहीं करेगा। अगले दिन से वृंदा अपने कमरे में ही सोने लगी और नीरव अपने कमरे में। सब कुछ पहले जैसे सामान्य चलने लगा। ना नीरव उस जगह जाता जहाँ वृंदा होती, ना बात करने की कोशिश की और ना वृंदा ने की। 2-3 दिन बीत गए पर नीरव अखाड़े तो नहीं ही जाता था, पर उसने अपनी प्रैक्टिस भी बंद कर दी, जिससे वो फ्रस्ट्रेट सा रहने लगा। ना ढंग से किसी से बोलता, ना ढंग से खाना खाता। सुबह घर से निकलता तो रात तक ही घर में बढ़ता और आकर भी किसी से बात नहीं करता, अपने कमरे में ही रहता। उसके ऐसे व्यवहार से बाऊजी चिंतित हो गए, इसलिए उसे बात करने बाहर बुलाते हैं। तो वह आ गया और उनके साथ खाट पर बैठ गया। क्या बात है, तूने प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी? कहाँ करूँगा प्रैक्टिस? वह उनकी तरफ सवालिया नजर से बोला, अखाड़े में नहीं जा सकता तो घर में अपनी वर्जिश कर लिया कर। तूने तो सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने एक निर्णय लिया है। हाँ बोल। मैं रेलवे में जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ। अब आगे मेरे से पहलवानी नहीं होगी। क्या कह रहा है ये? बाऊजी गुस्से से गरियाए। हाँ, पहलवान जी का अखाड़ा छूट गया तो अब पहलवानी करने की इच्छा भी मर गई है, और अब भैया भी चले गए हैं तो घर चलाने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है। तुझे घर चलाने की चिंता हो रही है, मैं अभी जिंदा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, अपनी जमीन भी है। तू अपनी पहलवानी नहीं छोड़ेगा, समझ गया? तू पहलवानी नहीं छोड़ेगा। मेरी इच्छा ही नहीं रही। तू 1-2 दिन में शहर चला जा, अकेडमी में अपनी तैयारी कर। नहीं, मैं अब जॉब ज्वाइन करूँगा और अब आप भी जिद मत करो, ये मेरा आखिरी फैसला है, कहता वो उठकर चला गया। वृंदा भी ये सब सुन रही थी तो दिल को धक्का लगा। नीरव ने पहलवानी छोड़ने का मन बना लिया है। ये तो उसका सपना है, अगर उसने छोड़ दिया तो वो टूट जाएगा। और पंकज जी का भी तो सपना था कि जो वो नहीं कर पाए वो नीरव करे। उसकी वजह से नीरव की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। नहीं, उसे नीरव से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। जब कंपटीशन सर पर है, वह इस तरह पहलवानी नहीं छोड़ सकता। पर बोले कैसे? ना वह उससे बात करती है और ना नीरव उससे। शायद उसे ही उससे बात करने की पहल करनी पड़ेगी। बेशक गुस्सा हो या कुछ हो, वो उसे पहलवानी नहीं छोड़ने देगी, नहीं तो पंकज जी का सपना अधूरा रह जाएगा। पर बोले कैसे? उसके सामने जाते ही तो आवाज हलक में अटक कर रह जाती है। और अब तो नीरव उस पर गुस्सा करना तो दूर, किसी से कुछ बोलता ही नहीं, तो कैसे बात करे? बिना बोले कैसे वह अपनी बात उस तक पहुंचाएगी? 2 दिन और हो गए पर नीरव के बर्ताव में कोई बदलाव न आया, बल्कि अब तो प्रैक्टिस के साथ डाइट भी कम कर दी। पहले वो अखाड़े जाता तो उसका अलग डाइट चार्ट रहता था जिसका वो सख्ती से पालन करता था, पर अब वो भी बंद कर दिया। वो पूरा मन बना चुका था कि अब आगे पहलवानी नहीं बल्कि नौकरी करेगा। इसलिए वो अपने पापा से कहता है कि उसने एप्लीकेशन दे दी है कि उसके पास कोच नहीं है तो वो इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इसलिए नाम वापस ले रहा है। बाऊजी ने उसे बहुत समझाया कि ऐसे ना करे, पर वह अभी किसी की नहीं सुन रहा था। कुछ गुस्सा है, कुछ फ्रस्ट्रेशन जो उसकी सोचने की शक्ति खत्म कर रहा था और ऐसे फैसला करने उकसा रहा था। सुबह का समय था। वृंदा ने नाश्ता बनाया, सब बैठकर खा रहे थे तो बाऊजी ही बोले, बहो जी बाऊजी। वृंदा रोटियां सेंक रही थी, बाहर आकर उनसे बुलाने का कारण पूछती है। सब्जी में नमक बिल्कुल ही कम है, जरा और डाल दे। फिर नीरव की तरफ देख कहा, तुझे नमक कम नहीं लग रहा? उन्होंने नीरव से पूछा पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वृंदा अंदर आई, सब्जी को टेस्ट करके देखा, नमक बहुत ही कम था। वो आश्चर्य में थी कि नीरव चुपचाप वो सब्जी खा रहा था। यहाँ तक बाऊजी के बोलने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा। छोटी छोटी बात पर बवंडर खड़ा करने वाला नीरव एकदम से बदल गया। क्या हो गया है नीरव को? ये तो बिल्कुल बदल गया है। वृंदा चिंतित थी। लगता है 2 सदमे लग गए जिन्हें वह दिल पर ले गया है। पंकज भी चला गया और पहलवानी के साथ साथ सपना भी छूट गया। वृंदा को अब अपने से उसका दुख ज्यादा लगने लगा। वो तो रो धो सकती है पर वह तो किसी के आगे रो भी नहीं सकता, न किसी को अपना दुख बयान कर सकता। पर ऐसे तो बात नहीं बनेगी, उसे पहले जैसा बनना होगा। वह उसका गुस्सा झेल लेगी पर ये खामोशी दिल चीरने वाली है।
जब बाऊजी दुकान चले गए और कमल स्कूल, तो वो हिम्मत कर उसके कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई कि उससे इस बारे में बात करेगी, पर पैर तो जैसे जमीन पर जम गए। अंदर जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रही तो उसके सामने बोल कैसे पाएगी, उसे अपनी बात समझा कैसे पाएगी। और उसके कमरे में इस समय जाने पर वो भड़क गया तो काफी देर खड़ी रही। हिम्मत ना हुई तो उल्टे पाव लौट गई। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिन भर उसने प्रयास किया कि वो हिम्मत जुटाए, उससे बात करने की, पर नहीं जुटा पाई। तो सोचा कि क्यों ना नीरव को गुस्सा दिलाए, तब तो वो अपनी मन की भड़ास निकालेगा ही निकालेगा। और वो उससे कुछ बोलेगा तब वो अपनी बात बोल देगी, पर गुस्सा कैसे दिलाए। खाना पसंद का ना बने उसे तभी गुस्सा आता है, वही खराब करना पड़ेगा। रात को उसने दाल में नमक जानबूझकर इतना ज्यादा डाल दिया कि खाया ना जाए। बाऊजी ने रोटी का टुकड़ा डुबोया मुंह में डाला, पर निगला ना गया तो बड़बड़ाने लगे, बहू क्या हो गया है तुझे, खाना बनाते समय ध्यान से बनाया कर, ये नीरव कैसे इसे खाएगा। सबको नीरव का डर रहता है, पर वो तो दाल की कटोरी सरका कर सब्जी में ही रोटी खाकर सोने चला गया। बाऊजी और कमल दोनों भी उसके ऐसे व्यवहार से हैरान थे। सुबह उसने जानबूझकर नीरव की प्लेट में जली रोटियां रख दी, तब तो गुस्से में कुछ बोलेगा, पर वो कमल को भेज और रोटियां मंगवाकर वो खाने लगा। दोपहर में उसे चावल भी चाहिए और रोटी भी, एक भी चीज कम हो तो नहीं खाता था, पर उसने आज जानबूझकर सबके लिए सिर्फ चावल बना दिए कि तब तो गुस्से में कुछ बोलेगा, पर वो चुपचाप वो खाकर चला गया। 1-2 दिन लगातार यही दोहराती रही। बाऊजी और कमल परेशान हो गए। उन्हें तो लगा वृंदा दुखी है, इसलिए काम पर ध्यान नहीं दे रही, पर नीरव कुछ ना बोला। और अब वृंदा की समस्या बढ़ गई। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उसकी प्रैक्टिस छूट रही है। अभी उसके लिए एक एक दिन कीमती है। आखिर वह कमल का बैग खोलती है, कॉपी से पेज फाड़ा, पेन निकाला और मन में जो कुछ चल रहा था लिखने का मन बनाया। वो उससे सामने से बात नहीं कर पाएगी, पर लिख कर दे देगी। अगर उसे समझना होगा तो समझ जाएगा। उसने जो भी मन में चल रहा था सब कागज पर लिख दिया। लिखने के बाद एक बार दोबारा से पढ़ने लगी तो आँखों से आंसू टपक पड़ा जो उस कागज के ऊपर गिरा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और फोल्ड कर दिया। जब नीरव अपने कमरे में नहीं था, वह चुपके से उसके कमरे में गई और उसके तकिए के ऊपर इस प्रकार रख दिया कि कमरे में आते ही सबसे पहले उस पर नजर पड़े। शाम के समय नीरव घर आया। आदतन अपने कमरे में गया तो तकिए के ऊपर फोल्ड किया हुआ कागज देखा। पहले तो गौर नहीं किया, पर आराम करने लेटा तो वो उड़कर उसके ऊपर आ गिरा। उत्सुकतावश खोला। पहलवान जी शब्द पढ़ते ही चौंक गया और उठकर बैठ गया। देखा वह एक लेटर था। पहलवान जी, मैं आपसे बात करना चाह रही थी पर कर नहीं पा रही, तो अब इस खत को लिखने के सिवाय मेरे पास और कोई जरिया नहीं कि अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। आप इस तरह पहलवानी नहीं छोड़ सकते। आप ये फैसला अकेले कैसे कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ आपका सपना था? क्या ये पंकज जी का सपना नहीं था कि आप पहलवानी में नाम कमाए, गोल्ड मेडल जीत कर आए? उन्होंने मुझे बताया था कि आपके पहलवानी का शौक पूरा करने वे जॉब करने लगे थे ताकि आप गांव में रहकर पहलवानी सीख सको, बिना रुकावट अपनी प्रैक्टिस जारी रख सको। उनकी जाने के बाद अब अगर आपने पहलवानी छोड़ी तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो? शायद नहीं, क्योंकि आप भी तो उनको बहुत प्रेम करते थे, तो आप उनका सपना पूरा नहीं करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप शहर चले जाइए और अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। मेरी बुरी किस्मत की वजह से पंकज जी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए और आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। मैं ये इल्जाम नहीं ले सकती। अगर आप इस रिश्ते को घुटन समझ रहे हैं तो तोड़ दीजिए इस रिश्ते को। मैं अपने घर चली जाऊंगी, पर आप ऐसा मत कीजिए। कल को आप चाहे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं बढ़ना चाहेंगे, ये सब फैसला आपका होगा। मैं कभी भी आपकी पैरों की जंजीर नहीं बनूंगी, पर मुझे इतने बड़े गुनाह का गुनाहगार मत बनाइए। आपको मेडल लेना है और आप घर बैठे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आपसे सामने बोलने की हिम्मत ना कर पाई, इसलिए ये लिखना पड़ा। आप मेरी पहली और आखिरी ये बात मान लीजिए और प्रतियोगिता से अपना नाम वापस मत लीजिए। घर की चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, पर आप शहर चले जाइए। आशा है आप मेरी बात मानेंगे।
वृंदा वह ये सब एक ही सांस में पड़ गया और दोनों हाथ बेड में टिकाए आंख बंद कर ली। उसमें लिखा एक एक शब्द दिमाग में चक्कर घिन्नी सा घूमने लगा। जब ज्यादा ही दिमाग खराब हुआ तो लेट गया। उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि पंकज भैया का सपना था कि वो इंटरनेशनल में मेडल जीत कर आए, और वह अपने साथ उनका सपना भी तोड़ रहा था। कितनी बड़ी गलती कर रहा था वो। ऐसे करता तो भैया उसे कभी माफ ना करते। पहलवान जी का अखाड़ा क्या छूटा, मुझे लगा पहलवानी छूट गई, पर अभी तो मैंने तैयारी कर ही रखी है। वैसे भी मुझे कोच लेना ही पढ़ना था, बाद में ना सही अभी सही। ना जाने कब तक लेटा सोचता रहा। कमल ने रात के खाने के लिए बुलाया तो उठ खड़ा हुआ। तीनों खाना खाने बैठे तो वृंदा खाना परोसने के बाद किचन के दरवाजे पर खड़ी हो गई कि नीरव ने वह लेटर तो पढ़ ही लिया होगा, तो वह एक बार उसकी तरफ जरूर देखेगा और अपना फैसला भी सुनाएगा, पर उसने ऐसे कुछ नहीं किया। उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा तो वह मायूस हो गई। उसकी आखिरी कोशिश थी जिसे नीरव ने ठुकरा दिया था। रात भर टेंशन में उसे नींद ही नहीं आई। सुबह उठी तो देखा नीरव तैयार हो रहा था। अपना बैग उठाए बाहर आ गया। पापा, उसने आवाज दी। हाँ, मैं अकेडमी जा रहा हूँ। क्या? बाऊजी को कानों पर यकीन ना हुआ तो चौंक पड़े, और कमल के साथ वृंदा ने सुना तो किचन से दौड़ती बाहर आ गई। हाँ, पहले ही बहुत प्रैक्टिस रुक गई है अब, और समय खराब नहीं करना चाहता। स्पोर्ट्स अथॉरिटी का लेटर भी आया हुआ है कि इवेंट की तैयारी के लिए मुझे कोच दिया जा रहा है। उसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आज ही निकलता हूँ। बाऊजी ने सुना तो खुशी के मारे आंसू निकल आए और उसे गले से लगा लिया। बहुत अच्छा फैसला किया। उसकी पीठ थपथपाते बोले, आप अपना ख्याल रखना, बहुत कमजोर हो गए हैं। मैं रख लूंगा अपना और सबका ख्याल। बस तू अपने खेल पर ध्यान दे, तुझे गोल्ड मेडल लाना ही है। जी पापा, कहकर वह झुका और उनके पैर छू आशीर्वाद लेने के बाद जाने लगा तो पीछे मुड़ गया। सुर ऊंचा किया ताकि वृंदा सुन ले। पापा, मैं जा रहा हूँ, पर घर के बाकी लोगों को समझा दो कि खाना अच्छे से बनाना सीख ले। जैसा खाना पिछले दिनों से बनाकर खिलाया जा रहा था, अब वैसा बनाकर खिलाया, और आपकी सेहत बिगाड़ी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। उसने एक सरसरी निगाह वृंदा पर डाल ये कहा, पर बाऊजी को समझ नहीं आ रहा था क्यों कह रहा है। क्या कह रहा है तू? बाऊजी को समझ नहीं आया, पर जिसको सुना रहा था वो समझ गई थी, और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने हाथ जोड़ भगवान का शुक्र अदा किया और आंखों में छलक आए खुशी के आंसू साफ किए। नजर बाहर दौड़ाई, नीरव बैग उठाए दरवाजे से बाहर जा रहा था। जब नीरव चला गया तो बाऊजी अंदर आ गए। आज कई दिनों बाद उनके चेहरे पर सुकून और खुशी थी, वरना नीरव के पहलवानी छोड़ने के फैसले ने उन्हें उनके लिए फैसले को गलत मानने मजबूर कर दिया था कि कहीं उनका एक फैसला नीरव को उनसे और कुश्ती से दूर ना ले जाए। पर उसके अकेडमी जाने से उन्होंने राहत की सांस ली। ये चमत्कार हुआ कैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। नीरव ने तो पहलवानी छोड़ने का और नौकरी करने का मन बना लिया था, फिर एक रात में ही ऐसा क्या हुआ कि वो यूं जल्दबाजी में चला गया, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो वृंदा से पूछते हैं, नीरव अचानक से ना जाने कैसे शहर जाने तैयार हो गया, और ये जाते समय तुम्हें खाने के बारे में क्यों सुनाकर जा रहा था? उनके ऐसे कहने पर वृंदा को झेपसी हो रही थी, तो कुछ नहीं बोली, बस जमीन घूरती रही। जब वो कुछ नहीं बोली तो उसके बाद बाऊजी दुकान चले गए और वृंदा काम निपटा कर अपनी कमरे में आ गई। पंकज का फोटो हाथ में ले लिया और अपनी आंखों में छलक आए, आंसू साफ किए। देखा पंकज जी, पहलवान जी भी आपसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए तो मेरे आपके नाम लेने पर आपका सपना पूरा करने अकेडमी चले गए। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको याद करते हैं। बस आप ही निर्मोही थे जो बीच राह में हाथ छोड़कर कभी वापस ना लौटने के लिए चले गए, पर हमारे लिए तो आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। और जिस दिन पहलवान जी गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे और आपका सपना पूरा होगा तो आपको भी खुशी होगी, और आपको भी मानना पड़ेगा कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। कहती वो आंसू रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उधर नीरव भी अकेडमी पहुंच गया। उसने आज तक पहलवान जी के अखाड़े में ही कुश्ती की प्रैक्टिस की है, जो देशी तरीके से कुश्ती सिखाते हैं, पर अकेडमी में नए कोच और नए नियमों के साथ एडजस्ट कर पाना और तालमेल बिठाना इतना आसान भी नहीं होने वाला था, जिसका अंदाजा उसे जल्द ही लग गया।
नीरव की ताकत उसका अग्रेसिव नेचर है, जो उसके खेल में भी झलकता है। वह विरोधी को चित करने में विश्वास करता है, जिसके लिए आक्रामक खेल खेलता है। पहलवान जी के अखाड़े में जहाँ धोबी पछाड़ और पहलवान को चितपट करने पर जोर दिया जाता है, वही यहाँ अकेडमी में मिला नया कोच इसे कुश्ती का पुराना तरीका कहकर टेक्निकल बेस पर जीतने पर जोर देने की बात करने लगा, जिससे नीरव को समस्या आने लगी और उसका असर उसके खेल पर भी पड़ने लगा। वह एकदम से अपना कुश्ती का तरीका कैसे बदले और अगर बदल दिया तो क्या वो कामयाब हो पाएगा। वो खुद ही असमंजस में है, पर अब यहाँ प्रैक्टिस करने के अलावा उसके पास अन्य कोई चारा नहीं, तो वही रहने लगा। अकेडमी में ही रहने उसे कमरा मिला हुआ था, जहाँ उसके साथ 2 और लड़के भी एक ही कमरे में रहते थे। अब वह जी जान से तैयारी में जुट गया। सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक एक टाइट प्रैक्टिस शेड्यूल रहता, तो उसमें बिजी रहता। तो अब पंकज को कम याद करता। धीरे धीरे पहले वाला अग्रेशन जागने लगा, क्योंकि उसकी पहचान उसका कुश्ती का तरीका ही अग्रेशन आक्रामकता है। कुश्ती के खेल में वह पूरे समय अपने विरोधी पर हावी रहता है और विरोधी सिर्फ अपना बचाव करता है। वह फिर से पहले वाला नीरव बन गया था, पर कोच उसे सिर्फ आक्रामक नहीं डिफेंस पर भी ध्यान देने कह रहा था, जिससे उसे सामंजस्य बिठाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यह उसके खेल के बिल्कुल विपरीत था। अकेडमी लड़के लड़कियां दोनों के लिए थी। उसके साथ के लड़के जहां लड़कियों से दोस्ती में दिलचस्पी दिखाने लगे, वो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। बेशक वह अब ब्रह्मचर्य व्रत में बंधा नहीं है, पर उसने अपने साथ हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति साथ रखी हुई है। सुबह प्रैक्टिस पर जाने से पहले उनका ध्यान पूजन करके पूरे नियम निभाता है। उसे देख उसके बाकी सभी साथी हैरानी जताते कि वो कैसे खुद को इतने कड़े नियमों में बांधकर रख पाता है, पर वो तो उसके जीवन हिस्सा पहले से है, जिसे अभी भी निभा रहा है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 महीने का समय बीत गया। इतने दिन नीरव अकेडमी में ही रहकर तैयारी करता रहा, तो गांव में भी उन तीनों की जिंदगी फिर से पटरी पर उतर आई। वृंदा ने खुद को भी संभाला और बाऊजी का भी ध्यान रखती, तो उनकी सेहत में भी अब सुधार था। वह भी इस बात को स्वीकार चुकी है कि पंकज की अब बस यादें ही है, वह कभी नहीं लौटेगा। एक दिन दोपहर के समय वो घर पर अकेली ही थी, तो डाकिया डाक देकर चला गया। खोला तो पंकज की कंपनी से लेटर आया हुआ था। उसका मृत्यु प्रमाण जमा करवाना था। उसके बाद उसका जो भी फंड वगैरह वहाँ जमा था वो मिलना था, और भी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थी, जो उसकी पत्नी यानी कि वृंदा के सिग्नेचर से पूरी होनी थी। शाम को बाऊजी घर आए तो वृंदा ने उन्हें वह लेटर दिखाया कि शहर जाना जरूरी है। बाऊजी तो दुकान छोड़कर जा नहीं सकते थे, तो वे नीरव से बात करते हैं और उसको ही घर बुलाते हैं, ताकि वो वृंदा को साथ ले जा सके और जो भी औपचारिकता निभानी हो निभा सके। तो नीरव घर आ गया। 2 महीने बाद वापस घर आया तो अब बिल्कुल पहले जैसे लग रहा था। बाऊजी उसे देख बहुत खुश थे और नीरव भी, क्योंकि बाऊजी भी पहले से अब ठीक लग रहे थे। उन्हें देख उसे थोड़ा सुकून मिला। नीरव बाऊजी और कमल से तो बात करता रहा, पर वह वृंदा से दूरी ही बनाकर रखे हुए था। यहाँ तक कि औपचारिकता के लिए भी उसका हाल चाल नहीं पूछता, जो बाऊजी को खटक रहा था। पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं तो दोनों कम से कम बात तो करे। वैसे तो अब वे यही चाहते थे कि नीरव वृंदा भी स्वीकार कर ले कि वे दोनों पति पत्नी है और एक ही कमरे में रहना शुरू कर दे। पहल नीरव को ही करनी पड़ेगी, और वह ये स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो उनकी गाड़ी एक जगह पर अटकी हुई है, पर बात तो करनी पड़ेगी ताकि वह इस बारे में सोच सके। तो वे नीरव से बात करते हैं, मानेगा तो नहीं, पर धीरे धीरे उसे इसके लिए तैयार तो करना पड़ेगा। वो पहल करेगा तभी वृंदा भी उसकी तरफ कदम बढ़ाएगी, वरना तो ये दोनों की गाड़ी बिना आवाज के यूं ही चलती रहेगी। दोनों एक दूसरे से अभी बोल तक नहीं रहे तो साथ कैसे रहेंगे। नीरव वे बाहर बैठे थे और नीरव भी साथ ही था। जी पापा, पहलवानी में तो आगे बढ़ गया, जिंदगी में आगे बढ़ने का भी सोच ले। मतलब ये कि तू और बहू ऐसे बिना बात किए अलग अलग कमरों में कब तक रहोगे? ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। वो भी सारा दिन गुमसुम सी काम पर लगी रहती है, किसी से नहीं बोलती। तू भी उससे नहीं बोलता। कोशिश तो कर उससे बात करने की, उसके पास जाने की, तभी तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। पापा,
क्या कह रहे हैं? क्या गलत कह रहा हो? पहल तो तुझे ही करनी है। मुझे लगता है तुझे उसे अपने कमरे में सोने की इजाजत दे देनी चाहिए। हर समय दिखती रहेगी तो तभी तो बात करने की पहल करोगे। पापा, आपको भी पता है ये नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य व्रत टूटा जरूर है पर उसका अब भी पालन करता हूँ। छोड़ ब्रह्मचारी का राग अलापना। अब तू गृहस्थ हो चुका है और गृहस्थ धर्म का पालन करना भी उतना ही जरूरी होता है। और तू बस अपने बारे में सोच रहा है। बहू का क्या, उसे भी किसी का साथ चाहिए जिससे वो बात करे, अपने सुख दुख बांटे, जो तू ही उसे दे सकता है। और तू उसके नजदीक जाएगा तभी दोनों के रिश्ते में गर्माहट आएगी। और जैसे तुम्हें स्त्री नाम का हुआ सिखाया जाता है, स्त्री वैसे डरने की चीज नहीं होती, बल्कि उसका सानिध्य जीवन में जोश, रंग, उमंग तो भरता ही है, ताकत भी देता है। तो एक बार पहल कर तो सही। 2 महीने बाद आया है, जा उसके कमरे में उसका हालचाल पूछ, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। बाऊजी ने कहा तो वो तमतमा गया। आप मुझसे गलत आशा रख रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने आपकी बात मान उसे चादर डाल दी, बस अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं, कहता वह पैर पटकता अपने कमरे में चला गया। सुबह हुई तो वृंदा भी शहर जाने के लिए तैयारी करने लगी। पंकज के जाने के बाद नीरव ने उसे हाथों में चूड़िया और मांग में सिंदूर भरा तो सही, पर उसने भी यह सिर्फ नाम के लिए अपनाया। वह अब भी कोई श्रृंगार नहीं करती, ना हाथों में चूड़िया पहनती, बस एक एक कंगन हाथों में, और सिंदूर भी थोड़ा सा बालों में ढक कर लगाती है। पंकज को चटक रंग पसंद थे, वो सब अलमारी में रख दिए थे। जिसने उसे दोबारा ये सब पहनाए हैं, वह भी तो उस पर अपना हक नहीं जताता ना। वृंदा उसे हक देना चाहती तो उसके नाम का श्रृंगार भी नहीं करती। वह तैयार होने लगी तो बाऊजी बोले, बहुत साड़ी मत पहनना, सूट पहनकर ही जाना। क्यों बाऊजी? तुझे वहाँ बसों में चढ़ते उतरते दिक्कत होगी। और हाँ, दोनों के लिए एक एक जोड़े कपड़े फालतू रख देना, यहाँ से जाते हुए लेट हो जाएगा तो रात वहाँ किसी होटल में रुकना पड़ सकता है। बाऊजी ने कहा तो वृंदा एक जोड़े कपड़े अपने और नीरव के रखती है और अब उनसे विदा ले। वे दोनों चले गए और शहर जाने के लिए बस में बैठ गए। वृंदा सीट पर विंडो साइड बैठ गई ताकि नीरव भी उसके साथ ही बैठ जाए। इतना लंबा सफर है, वो अकेली कैसे बैठेगी? साथ में भी कोई चाहिए। बोले, बेशक ना सहारा तो रहेगा, पर नीरव उसके साथ नहीं बैठता बल्कि साथ वाली दूसरी सीट पर बैठ गया। वृंदा को अच्छा तो नहीं लगा, पर क्या करती, बोल भी नहीं पाई कि साथ ही बैठ जाए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर वृंदा वाली सीट पर उसके साथ बैठ गया, जिससे वो असहज थी। इतना लंबा रास्ता है, नीरव ऐसे कैसे कर सकता है? उसने एक नजर नीरव की तरफ देखा तो वो आराम से बैठा हुआ आगे की तरफ देख रहा था। इसे तो इस आदमी के उसके साथ बैठने से कोई दिक्कत नहीं हो रही। वह झुंझला गई कि यह ऐसे कैसे कर सकता है। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी और वो आदमी बहाने से उससे सटने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर ब्रेक लगता तो वो जानबूझकर उसे छूने की कोशिश कर रहा था। वृंदा अब असहज थी। उसने रुआसी हो नीरव की तरफ देखा, पर उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। तो वह धीरे धीरे अपनी सीट में सिमटने लगी तो वह और उसकी तरफ सरकने लगा। भाई साहब! अचानक नीरव की आवाज सुन उसने आवाज की तरफ देखा। नीरव वहाँ पर खड़ा था। हाँ, आप उस सीट पर बैठ जाइए। उसने सीट की तरफ इशारा किया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ, उसने आंखें चढ़ाते हुए कहा। ये मेरी सीट है, मेरी मर्जी वहाँ जाने की नहीं है तो क्यों जाऊँ? मैं तो यहीं पर बैठूंगा। तू होता कौन मुझे यहाँ से हटाने वाला? वह ढीठाई से बोला तो नीरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। मैं कह रहा हूँ इस सीट से उठ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं उठता बोल क्या कर लेगा? जैसे ही उसने ये कहा उसने उसकी शर्ट को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया तो वह ये सब देख घबरा गया। अब उसने उसे जोर से उस दूसरी सीट पर पटक दिया। जब कह दिया कि यहाँ पर मैं बैठूंगा तो मतलब मैं बैठूंगा। समझ नहीं आ रहा? उसने आँखों के लाल डोरों से घूरते और दांत पीसते बोला तो वो मिमियाया। ओह, क्या गुंडागर्दी है ये? तुमने मुझ पर हाथ उठाया, बस रोको।
वह संभलता उठने लगा तो उसने उसके दोनों कंधे पूरी ताकत से दबा दिए और अब वह सीट पर धंस गया। नीरव वापस पलटा तो वह उसके ऐसे पटके जाने से तिलमिला गया। उसने विरोध करना चाहा तो नीरव ने उसकी तरफ जलती नजरों से घूरा और होंठों पर उंगली रख चुप होने का इशारा किया तो उसका गुस्सा देख वह भी अब चुप करके बैठ गया। अब नीरव वृंदा के साथ थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। उसके वहाँ पर बैठने से अब वृंदा को भी सांस में सांस आया, पर नीरव दोनों बाजू बांध कांख तले दबाकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह कभी आश्वासन के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखता कि कुछ तो आई कांटेक्ट हो और वृंदा कुछ बोलने की हिम्मत कर सके। देखते हैं, अब दोनों शहर जा रहे हैं तो साथ में रहना पड़ेगा, तो कब तक दोनों बिना बोले काम चलाते हैं। आखिर कभी तो वह मौका आएगा कि एक भी बोलने के लिए मजबूर हो और इनकी कम से कम बातचीत तो शुरू हो। उसने विरोध करना चाहा तो नीरव ने उसकी तरफ जलती नजरों से घूरा और होंठों पर उंगली रख चुप होने का इशारा किया तो उसका गुस्सा देख वह भी अब चुप करके बैठ गया। अब नीरव वृंदा के साथ थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। उसके वहाँ पर बैठने से अब वृंदा को भी सांस में सांस आया, पर नीरव दोनों बाजू बांध कांख तले दबाकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह कभी आश्वासन के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखता कि कुछ तो आई कांटेक्ट हो और वृंदा कुछ बोलने की हिम्मत कर सके। कुछ घंटों के सफर के बाद बस सिटी पहुंच गई। नीरव सीट से उठ खड़ा हुआ और नीचे उतर गया तो वृंदा भी उसके पीछे नीचे उतर आई। वृंदा पहली बार सिटी आई है तो उसके लिए सब नया था। इतनी भीड़ भाड़ चहल पहल वो घबराई हुई है और साथ में कौन है नीरव, जो एक बार बस से उतरने के बाद ये भी नहीं देख रहा कि वह उसके पीछे आ भी रही है कि नहीं। बस चला जा रहा है और वृंदा उसके पीछे आने की कोशिश में है कि कहीं वह इतना आगे ना निकल जाए कि वह यहीं पीछे छूट जाए। नीरव उसकी इस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहा। इन मामलों में वह पंकज के उलट है। उल्टा उसे वृंदा के धीरे और यूं रुक रुक कर आने में झुंझलाहट हो रही है कि इससे चला भी नहीं जाता। आखिर परेशान होकर वो एक जगह पर बैठ गई। जब नीरव आगे निकल गया और उसने देखा कि वृंदा उसके पीछे नहीं आ रही तो घबरा गया। दौड़ता वापस आया तो देखा वृंदा एक जगह पर बैठी सुबक रही थी। वह भी वहीं पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वृंदा यहाँ पर क्यों बैठी है। मुझे पानी की प्यास भी लग रही है, पानी भी नहीं मिल रहा है। वो बड़बड़ाने लगी ताकि नीरव सुन ले तो नीरव को समझ आ गया कि उसे प्यास लगी है तो जाकर दुकान से पानी की बोतल ले आया और उसके सामने रख दी। उसने वो पानी पिया और फिर बड़बड़ाने लगी, मुझसे तेज तेज नहीं चला जाता। नीरव ने सुना तो गुस्सा आ गया। चला नहीं जाता तो क्या महारानी को गोद में उठाकर ले चलूं? वह मन में बड़बड़ाया पर बोला कुछ नहीं, बस उसके उठने का इंतजार करने लगा। पर वृंदा वहाँ से उठने को तैयार ही नहीं थी तो वो भी बैठा रहा। काफी देर बाद उठी तो अब उसने अपनी चाल कम कर दी ताकि वृंदा उसके साथ चल सके। दोपहर का समय हो गया था तो वे लोग कंपनी में जा सकते थे। आज ही काम निपट जाता तो वे वापस लौट सकते थे। वे ऑटो स्टैंड पहुंच गए थे। ऑटो में बैठे और कंपनी में पहुंच गए। वहां जाकर पता चला इस काम में कागज जमा करवाने से लेकर प्रूफ देने तक काफी लंबा प्रोसीजर चलने वाला था। क्योंकि पंकज की नेचुरल डेथ नहीं थी, ना उसकी बॉडी रिकवर हुई, इसलिए दिक्कत हो रही थी। पर पुलिस ने उसे मृत घोषित किया था, इसलिए उसे मानने में थोड़ी समस्या आ रही थी। तो आज सिर्फ कागज जमा करवा दिए, बाकी काम कल होगा तो कल आना कहकर उन्होंने उन्हें भेज दिया। कंपनी ऑफिस से निकले तो समय भी शाम का हो चला था तो अब आज यही रुकना मजबूरी था। तो वो पास के ही होटल में रुकने आ जाते हैं ताकि सुबह जल्दी काम निपट जाए तो वे वापस गांव लौट सके। होटल रिसेप्शन पर आकर नीरव ने उनसे 2 कमरे मांगे तो वो उसे घूर कर देखने लगा। 2 क्यों, ये आपके साथ नहीं है? हमें 2 कमरे चाहिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नीरव ने गुस्से से पूछा। प्रॉब्लम नहीं है, पर फिलहाल एक ही रूम अवेलेबल है। नहीं, मुझे 2 रूम चाहिए। फिर तो सॉरी कहना पड़ेगा। चलो 2 बेड वाला रूम तो होगा। सॉरी सर, एक ही रूम है, वो भी कपल के लिए। अगर आप कपल है तो ले सकते हैं। वैसे ये कौन है, आपके साथ नहीं है क्या?
उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें उससे क्या मतलब, अपने काम से काम रखो। वह झुंझलाया। उसने वृंदा की तरफ देखा कि क्या करे, तो वृंदा ने आँखों के इशारे से सहमति दी तो वह कमरा बुक कर लेता है और चाबी लेकर रूम में आ गया तो उसके पीछे वृंदा भी आ गई। दोनों दिन भर के थके थे तो वृंदा आराम से बैठ गई। तब तक बाऊजी का कॉल आ गया। मिल गया होटल का कमरा? उन्होंने पूछा। जी पापा। बहू को अलग कमरे में मत सुलाना। 2 कमरे तो नहीं लिए ना? वो पहली बार शहर जा रही है, डर जाएगी। एक ही कमरा लेना। एक ही लिया है, वह झुंझलाता बोला। अच्छा। बाऊजी ने सुना तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, अच्छा किया। बहू पहली बार शहर आई है तो इस बात का ध्यान रखना। उसे वहाँ थोड़ा घुमा फिरा भी लेना और कुछ कपड़े वगैरह चाहिए तो वो भी दिला देना। पापा ये क्या कह रहे हैं? मुझसे ये सब नहीं होगा। अब ये काम भी करूँगा क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। नीरव, जो कहा है वो करो। वो यहाँ कुछ लेती नहीं, कहीं जाती नहीं। वहाँ से कुछ दिला देना। आप मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं? गुस्सा मत हो। अच्छा चल बहू को फोन दे। उन्होंने कहा तो नीरव वृंदा को फोन थमा देता है। जी बाऊजी, वो धीरे से बोली। कोई दिक्कत तो नहीं हुई जाने में? नहीं बाऊजी। नीरव गुस्सा तो नहीं कर रहा या तुझे डांटा तो नहीं? नहीं बाऊजी। अच्छा ऐसे कर, अपने लिए कुछ चाहिए तो नीरव से कहकर ले ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ले ले एक आधे जोड़े कपड़े वगैरह, और मार्केट जाओगे तो कमल के लिए भी ले आना। आपको भी कुछ चाहिए? वृंदा ने पूछा। नहीं, बस कमल के लिए ले आना। ठीक है बाऊजी। उसने फोन नीरव की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, अब सुबह बात करते हैं। ओ खोतिया सुन। बाऊजी बोले। जी बोलिए। तुम दोनों अब बात कर रहे हो या अभी भी बिना बोले काम चला रहे हो? पापा आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। मैं कॉल काट रहा हूँ। वो गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट करता है और मन में बड़बड़ाने लगा, पापा भी ना जानबूझकर ऐसी सिचुएशन में डालकर मेरे मजे लेते रहते हैं। एक तो इस मुसीबत को उठाए फिर रहा हूँ, अब इसे घुमाने भी ले जाओ, शॉपिंग करवाओ। बस इसी काम में रह गया मैं तो। मुझसे नहीं होता ये सब। उसने नजर वृंदा पर डाली, वो भी उसके आसपास होने से उतनी ही घबराई रहती है जितना कि वो, तो उसे देख उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। वे दोनों सेम सिचुएशन से ही तो गुजर रहे हैं। समय देखा अब तो लेट हो गया तो कल ही मार्केट जाने का सोचता है। वो खाना रूम में ही मंगवा देता है। नीरव जब से शहर अकेडमी में आया, डाइट चार्ट की वजह से मजबूरी में नॉनवेज भी उसकी रेगुलर डाइट में शामिल रहता है। घर पर सब शुद्ध शाकाहारी है, कोई नहीं खाता, पर उसे मजबूरी में खाना पड़ रहा है। वृंदा को नहीं पता कि वो नॉनवेज खाने लगा है, पर यहाँ आकर उसको डाइट चार्ट सख्ती से फॉलो करने कहा गया है तो वह अपने लिए डाइट के हिसाब से और वृंदा के लिए सिंपल खाना मंगाता है। वृंदा वॉशरूम गई, हाथ मुंह धोकर आई और बैठ गई। वह तो बेड में बैठ गई। नीरव की समस्या बढ़ गई कि वो कहाँ बैठे, तो वृंदा उसकी समस्या समझ बेड से उठ गई कि वो बेड में बैठ जाए, पर नीरव उठकर फर्श पर दीवार का सहारा लिए कमर टिकाए, घुटने पर हाथ रख बैठ गया तो वृंदा वापस बेड में बैठ गई। थोड़ी देर बाद वेटर 2 थालियों में खाना दे गया। उसने वृंदा की थाली बेड में सरका दी। जैसे ही वृंदा की नजर नीरव की थाली पर गई, उसके मुंह में जाते हाथ रुक गए। ये नॉनवेज खाता है, उसका दिल धक करके रह गया। नीरव को इसका अंदेशा पहले ही था कि वृंदा ऐसे ही कुछ रिएक्शन देगी, तो उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। वृंदा को उबकाई आ रही थी। नीरव कैसे ये सब खा सकता है जब घर में सब शाकाहारी है, पर वह मन में कूदने के कुछ नहीं कर पाई। उससे खाना नहीं खाया गया, उसने आधा ही खाना खाया। नीरव खाकर उठा और उसे आधा खाना खाया देख वजह पूछना चाहता था, पर वो समझ गया था उसने क्यों नहीं खाया। वो उसे बताना चाहता था कि यहाँ वे खाना अपने हिसाब से नहीं, अकेडमी की डाइट के हिसाब से खाते हैं, पर हिम्मत नहीं हुई बोलने की। अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को चित करने वाला नीरव वृंदा के आगे खुद चित हो जाता है। उसके लिए सबसे मुश्किल काम वृंदा से नॉर्मल बात करना है, जो उससे नहीं हो पाता। वृंदा भी उसे पूछना चाहती थी
कि जब उनके घर में कोई नहीं खाता तो उसने क्यों आड़ कबाड़ खाना शुरू किया, पर उसके चेहरे की तरफ देखते ही आवाज मुंह में ही दब जाती है, क्योंकि वह उससे बहुत डरती है। पहले नीरव उसे डांटने के लिए ही सही कुछ सुना देता था, पर अब तो वो भी नहीं करता। जितना वो खुद पंकज के जाने से दुखी है, वृंदा भी तो दुखी है सोचकर अब वो उसे बेवजह नहीं डांटता। दोनों का रिश्ता भी तो बदल गया है, तो अब दोनों इस झिझक में बोल ही नहीं रहे। जैसे तैसे खाना तो खा लिया, पर सोने की समस्या बरकरार थी। नीरव इतनी देर से उसे अपने साथ एक कमरे में झेल तो रहा है, पर वो उसके साथ एक बेड में सोना नामुमकिन है। गांव की तरह यहाँ चटाई भी नहीं कि नीचे बिछा ले। वही यही बात सोच सोच कर वृंदा परेशान है। उसे खुद झिझक हो रही थी कि अब तक तो चला लिया, पर एक बेड में सोने में वह भी सहज नहीं। वह उसके साथ एक बेड में नहीं सो सकती। सोए में हाथ पैर ना जाने कहा जाए। सोए में थोड़ा पता चलता है, पर उसकी समस्या नीरव ने खुद ही सॉल्व कर दी। वह तकिया उठा, फर्श पर ऐसे ही लेट गया। वृंदा को उसका ऐसे नंगे फर्श पर सोना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो भी क्या कर सकती थी। एक को तो नीचे सोना पड़ेगा, तो अब वो लेट गई और थोड़ी देर बाद उसे नींद भी आ गई, पर नीरव को नींद नहीं आ रही थी। नीचे फर्श चुभ भी रहा था और रात बढ़ रही थी, तो एसी के वजह से ठंड बढ़ने लगी। उसने उसका रिमोट ढूंढा, पर उसका बटन काम ही नहीं कर रहा था। वो एक ही जगह पर रुका हुआ था। फर्श पर खाना खाने की वजह से वहाँ चींटियां भी आ गई, जो उसके शरीर में घुसकर सरसराहट करने लगी। तो अब उससे वहाँ पर लेटा नहीं जा रहा था, तो उठकर बैठ गया। नजर बेड पर दौड़ाई, वो तो मजे से सो रही है और वह यहाँ परेशान बैठा है, तो मजबूर हो उठकर बेड में ही आ गया। वृंदा की तरफ देखा, वो सो चुकी थी। उसे हल्का सा किनारे की तरफ सरका दिया ताकि वो सोते हुए उससे ना टकराए। अब उसने भी उसकी वाली शीट खींची और झिझकते हुए लेट ही गया। यहाँ पर सोना भी आसान नहीं, पर उस चींटियों वाले नंगे फर्श से तो ठीक ही है। अब वो भी लेट गया तो उसे भी नींद आ गई। सुबह के समय वृंदा को अपने ऊपर कुछ भारी सा लग रहा था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो नींद खुल गई। देखा तो नीरव उसके साथ सो रहा था। आँखें खुलकर बड़ी हो गई, पर सांस घुट रहा था, क्योंकि उसका भारी भरकम हाथ जो सोए में और भारी हो रहा था, उसकी गर्दन से नीचे रखा हुआ था, जो दुबली पतली नाजुक सी वृंदा के लिए सहना मुश्किल हो रहा था। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, पर कोशिश बेकार रही। वो उसे हिला भी नहीं पाई। उसने पूरा जोर लगा फिर से हटाने की कोशिश की, तो वो नींद में उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है। उसके ऐसे करने से वृंदा की सांस तो अटक कर रह गई, पर अब ऐसे करने से नीरव की नींद भी उठ चुकी थी। उसने देखा उसका हाथ वृंदा के ऊपर है और वृंदा उसके बिल्कुल करीब। वह कुछ बोलता उससे पहले उसे देखते देखा, तो वृंदा के डर के मारे चीख निकल गई। वह चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने से नीरव घबरा गया। वो हाथ उसके मुंह में रख बंद कर देता है। वृंदा तो चुप हो गई, पर अब वो खुद चिल्लाने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था वह एक स्त्री के ऊपर हाथ रखे और इतने करीब सो रहा था। वो खुद भी घबरा गया था। वृंदा ने उसके हाथ पर दांत से काट दिया, तो उसने अपना हाथ हटाया तो वृंदा बेड से उठ गई। वह थरथर कांप रही थी। वह दीवार का सहारा लिए खड़ी होकर रोने लगी। वही इस सब में नीरव भी बहुत घबरा गया। कुछ बोल नहीं पाया। उठकर वॉशरूम में बढ़ गया। शावर खोल उसके नीचे बैठ गया। उसने एक स्त्री को इस तरीके से छू लिया। ये कैसे हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कैसे हो गया? तो दोस्तों, ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे।